नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने रिसर्च एप्टीट्यूड के इस टॉपिक को। रिसर्च एप्टीट्यूड के इस पूरी यूनिट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें अप्रॉक्स हम 10 के आसपास टॉपिक कवर करेंगे, जिनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उन 10 टॉपिक को टारगेट करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे रिलेटेड हमसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग टू द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट को रीड आउट करना है, रीड आउट करके पता लगाना है रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक होते हैं। लिखा है, रिसर्च रेफर टू द ए सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक ये मतलब डेफिनेटली ये भी ठीक है। इट इज अ सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड अनबायस्ड प्रोसेस where the verification of hypothesis and data analyst interpretation formation of a principle can be done। ये भी completely correct है, ठीक है। सेकंड का, it is an intellectual inquiry or cues toward truth, ये भी ठीक है। it lead to the, अगर ए बी सी तीनों करेक्ट है तो आप देख सकते हैं ए बी सी तीनों किस में करेक्ट है। अच्छा, ए बी सी ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली करेक्ट है। मतलब रिसर्च की अब तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जैसे कि हमें बता दिएगा रिसर्च मतलब खोजी हुई चीज़ को दोबारा खोजना, एक किसी चीज़ से ऑलरेडी डेटा उपलब्ध है उसके बारे में रिसर्च करना। तो ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। कभी कभी यूजीसी नेट के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें रिसर्च के अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पहले पूछा गया, रिसर्च रेफर टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज अंडरटेकिंग द फाउंड ऑफ सोल्यूशन। मतलब रिसर्च एक सीरीज की ऐसी सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ है जिसके अंडरटेकिंग किसी ना किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड बात कीजिए तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक, ये एक तरीके का लॉजिकल और अनबाइस्ड तरीका है जिससे हम किसी प्रॉब्लम, एक हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो ऐसे करके रिसर्च के अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो क्रिएट की गई हैं और उनके अकॉर्डिंग पूछा गया। जैसे लगा, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल और क्वेस्ट टूवर्ड टू द ट्रुथ, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा है, अब ये पूछा गया है अप्रोचेस के बारे में, रिसर्च पैराडिग्म्स, मतलब रिसर्च के अप्रोच। हर एक सब्जेक्ट की अपनी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अप्रोच होते हैं, अप्रोच के अकॉर्डिंग उसी का थॉट होता है। तो उसी तरीके से 2 टॉपिक हैं जिनका नाम है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। यहाँ जो पूछा गया पॉजिटिविज्म के बारे में पूछा गया है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम रीड आउट करते हैं। पॉजिटिविज्म से दैट Science are need to be free from the superlative or metaphysics approaches। ठीक है, अब मेटाफिजिक्स जहाँ आता है तो वहाँ आप ये समझिए मेटाफिजिक्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। कोई ऐसी चीज़ जो बियॉन्ड द फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स के से बाहर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। जैसे कि अब तक जो चीज़ें खोजी जा चुकी हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, उन सब पे फिजिक्स अप्लाई होता है क्योंकि हमने उनके लिए फिजिक्स के कुछ ना कुछ रूल बना रखे हैं। बट ऐसी चीज़ें जो फाइंड आउट की गई हैं और वो जो नहीं मिली हैं, ठीक है, पर वो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी एग्जिस्ट करती हैं, वो मेटाफिजिक्स में एग्जिस्ट करती हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, पॉजिटिविज्म इज सुटेबल फॉर द नेचुरल साइंसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज पॉजिटिव इज सुटेबल फॉर द नेचुरल साइंस, मतलब नेचुरल साइंस के लिए पॉजिटिविज्म है, तो ये लाइन वैसे भी गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट इज करेक्ट। अब देख लेते हैं पॉजिटिविज्म, मतलब यहाँ मैंने वो कुछ कीवर्ड भी प्रोवाइड किए जो आपको पॉजिटिविज्म के बारे में पूछा जाएगा। तो डायरेक्टली पॉजिटिविज्म के बारे में पूछा नहीं जाएगा, इनडायरेक्टली अगर इनमें से कोई भी कीवर्ड मिलता है तो आप डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पॉजिटिविज्म में पूछा जाता है डिडक्टिव, क्वांटिटेटिव, क्लियरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक, डिटर्मिनिस्टिक, एब्सोल्यूट रियलिटी, प्रोबेबिलिटी सैंपल, स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल्ड। और जहाँ पोस्ट पॉजिटिव की बात होगी, यहाँ डिडक्टिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, सब्जेक्टिविटी होगा, ह्यूमनिस्टिक होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा, क्रिटिकल क्लैरिटी होगा, नॉन प्रोबेबिलिटिक सैंपल होगा, या अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनकंट्रोल्ड होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके साथ साथ मैंने कुछ फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन भी यहाँ मैंने मेंशन कर रखी है, क्योंकि कई बार इनसे भी चीज़ें पूछ ली जाती है। कई बार एक साइड में इनको दे दिया, दूसरी साइड में आपसे कंप्लीटली मैचिंग करा ली जाती है। तो ठीक है, मैचिंग जैसे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर इनको हम थोड़ा सा रीड आउट करेंगे तो हम समझ जाते हैं। जैसे कि ऑन्टोलॉजी, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी,
मतलब नेचर की रियलिटी के बारे में जानने हम कहते हैं ओंटोलॉजी। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। व्हाट कैन बी एक्सेप्टेड एज ए नॉलेज, क्या है जिसको नॉलेज के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ओंटोलॉजी नेचर की रियलिटी क्या है, वो ओंटोलॉजी आता है, ठीक है। थर्ड आता है मेथडोलॉजी, हाउ नॉलेज रिगार्डिंग गिवन द क्वेश्चन कैन बी प्रूव, कोई किसी नॉलेज के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो आता है मेथडोलॉजी में। फिर आते हैं मेथड, व्हाट वाज द स्पेसिफिक वे टू ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज कैन बी यूज्ड। पैराडिग्म, व्हाट आर द एक्चुअल what are the conceptual or methodological model related to the specific discipline during the particular period of a time, ठीक है। ऐसे करके पॉजिटिविज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी डेफिनेशन आप इसको देख के रीड आउट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड, अब इसमें क्वेश्चन में हम सीखेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, मतलब अगला टॉपिक है, अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट मिक्स मेथड रिसर्च, मिक्स मेथड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। लिखा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च आर एपिस्टेमोलॉजिकली डिफरेंट। सेकेंड लिखा है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेटर देन क्वालिटेटिव रिसर्च। Aim of the qualitative and quantitative research are the different. अगला, ontological assumption of quantitative research or qualitative research are may be different. Quantitative and qualitative research are paradigmatically incompatible. ऑप्शन आपके दिए हैं, चलिए क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी। अब सी कैसे करेक्ट है, सी आपकी ये आपका बी, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च बेटर होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च से, ये बात कंप्लीटली ट्रू है। सेकंड की बात करें, लिखा है एम ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर डिफरेंट, दोनों के एम कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, जब बेटर होगी तो एम भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। थर्ड अगला लिखा है, अगला है ऑन्टोलॉजिकल असम्पशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आर मे बी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट हो गया। लिखा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर पैराडाइमेटिकली इनकम्पेटिबल, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए गलत है, बाकी दोनों कंप्लीटली ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ये कुछ मैंने कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं, आप इनको रीड आउट कर लीजिए। अगर ये आपको कंप्लीटली समझ में आती है तो डेफिनेटली आप इस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं करेंगे। और ये पढ़ना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को एक बार आप कंप्लीट करिए, क्योंकि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च हमारा सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड में नहीं आएगा, सॉरी आरपी में नहीं आएगा, आरपी के साथ साथ ही आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ने मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये सारी चीज़ें पढ़ने मिलेंगी। तो इसीलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करके कंप्लीट करिए, ताकि जो आपका रिवीजन फास्ट एंड फ्यूरियस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगले इस क्वेश्चन में आपको कुछ रिसर्च के टाइप दिए गए हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो रिसर्च के टाइप पहले एक बार हम देख लेते हैं, एक्सेल रिसर्च क्या होता है, ठीक है। एक्सेल रिसर्च, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। लिखा है इंटरवेंशन ऑफ द एक्सप्लेनिंग द पैटर्न ऑफ द बिहेवियर इन द टर्म ऑफ, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रिसर्च की। आई थिंक उससे ये कंप्लीट डेफिनेशन अगर पढ़ लेंगे तो आई थिंक आप उससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे लिखा है प्योर, बेसिक और फंडामेंटल, तीनों रिसर्च एक ही होती है। साइंटिफिक, थ्योरी ड्रिवन और जर्नलाइजेशन, ठीक है। एप्लीकेबल कहीं नहीं, साइंटिफिक, थ्योरी और जर्नलाइजेशन। अप्लाइड की बात करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिजल्ट कैन बी जर्नलाइज, करेक्ट। एक्शन, इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द लोकल प्रॉब्लम, थ्योरी, टेम्परेरी चेंज। एक्सपेरिमेंटल, मैनिपुलेटेड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर्टिफिशियल सेटिंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। मतलब यहाँ बात एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बात की जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और डिपेंडेंट वेरिएबल की, और इसमें चेक किया जाता है कॉज एंड इफेक्ट। मतलब किसी स्टूडेंट के कोचिंग जाने से उसके मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, बढ़ते हैं तो इफेक्ट है, मतलब कॉज के कारण इफेक्ट है, दोनों के बीच में रिलेशन से फाइंड आउट होता है। बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट की बात करते हैं। नॉन कंट्रोल ऑफ द वेरिएबल, जब पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है तो उसका उनके वेरिएबल्स पर वैसे भी कंट्रोल नहीं होता। इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है, मतलब आप क्रिटिसिज्म देख सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो, आफ्टर इवेंट, मतलब हिस्टोरिकल जैसे होता है ना, पुरानी चीज़ों के बारे में बात करते हैं,
और एक्स पोस्ट फैक्टो में बात, एक्स मतलब हो चुका है, पोस्ट फैक्टो मतलब ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई फिनोमेना जो ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है। आफ्टर द इवेंट रैंडम असाइनमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट टू द ट्रीटमेंट ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंथ्रोपोनोग्राफी, कल्चरल स्टडी, सोशल और नेचुरल सेटिंग लिखा। ग्राउंडेड, जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी, क्वांटिटेटिव रिसर्च दैट यूज द क्वालिटेटिव डेटा ऑल्सो, सॉरी क्वांटिटेटिव डेटा ऑल्सो। फिर लिखा एम्पेरिकल रिसर्च, एक्सपीरियंस बेस्ड, एम्पेरिकल रिसर्च कंप्लीटली एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, पायलट स्टडी, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। एक दो स्टेटमेंट, दो असर्जन रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप कंप्लीट करके बताइए दोनों में से क्या ठीक है। असर्जन की बात करें तो लिखा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउ यू टू एलिमिनेट एन इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैनी एक्सटर्नियस फैक्टर। सेकंड लिखा इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरिएबल आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट इज as allocated as possible। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन को आई थिंक होमवर्क क्वेश्चन में कंसीडर कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। पूरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको वहाँ भी क्लियर कर लेंगे। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डेफिनेशन ये है, इससे आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। अब पहले लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के जैसे समझ लीजिए। आमतौर पर जब पॉपुलेशन की, जब आप ऐसे सिर्फ एक एग्जांपल से आपको समझ लीजिए, जब भी सेंसस होता है, सेंसस इसी के अकॉर्डिंग होता है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम एक ही पॉपुलेशन रिसर्च करते हैं और बार बार सर्च करते हैं सेम पॉपुलेशन पे बार बार, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन कोहेरेंट स्टडी सैंपल आर ड्रॉन from a journal define the population over the time. In trend study, samples are drawn from specific well defined population. तो ये दोनों चीजें इधर उधर कर देंगे, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट 1 कोहेरेंट स्टडी के लिए और स्टेटमेंट 2 ट्रेंड स्टडी के लिए, ठीक है, तो आप बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट का ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 आर इनकरेक्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च की बात कीजिए, डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेम सैंपल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सेम डेटा, सेम उस पर स्टडी होगी और एक हर टाइम के बाद होगी। ट्रेंड स्टडी की बात कीजिए, स्टडी इन्वॉल्विंग द डिफरेंट ग्रुप एट द वेरियस फेजेस ऑफ ट्रैक चेंजेस, मतलब हर फेजेस, ट्रेंड स्टडी में हर फेज सेम ग्रुप होगा, हर फेजेस में जो ट्रैक चेंज होगा उसकी स्टडी की जाएगी। कोहेरेंट स्टडी की बात करें, स्टडी एग्जामिन द स्पेसिफिक पॉपुलेशन, और अक्रॉस द पॉपुलेशन में जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जो डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ऐसे समझिए, आप किसी एक बस्ती के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कर रहे हैं, तो कोहेरेंट स्टडी में हम जो सर्च करेंगे उसी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, पर उस पॉपुलेशन की स्टडी तब करेंगे जब उसमें किसी न किसी प्रकार का डेवलपमेंट हो चुका होगा, वो कोहेरेंट स्टडी का एग्जाम्पल है। और उसके साथ साथ बात कीजिए पैनल स्टडी की। पैनल स्टडी वो स्टडी होती है, देखो पैनल स्टडी तो आपने भी की होगी, अपने दोस्त के साथ बैठ के एक पैनल में स्टडी की होगी। हम एक टाइम पे किसी एक टॉपिक पर फोकस करते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन और कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सैम्पलिंग और सैम्पल टेक्निक के बारे में, नमूनीकरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये मैचिंग है, लिखा है प्रोग्रेसिव, मल्टी स्टेज, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इस सबसे पहले हम समझते हैं सैम्पलिंग, टोटल सैम्पलिंग के टाइप के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। हम पढ़ते हैं पहले प्रोबेबिलिटी सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। सैंपलिंग दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैंपल की एक बार डेफिनेशन समझते हैं, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ए सैंपलिंग टेक्निक इन विच द सब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी सेलेक्टेड और रिप्रेजेंटेड द सेम। आप इसको ऐसा समझिए, प्रोबेबिलिटी सैंपल एक ऐसा सैंपलिंग का तरीका होता है जिसमें जिस सैंपल को लिया गया उस सैंपल को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सब सैंपल के बराबर इक्वल आने की। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, आपने एक बाउल लिया, कुछ उस बाउल में आपने 10 बॉल डाली, 10 बॉल डालने के बाद अपने आंखों पे पट्टी बांध के बॉल को आपने निकालना स्टार्ट किया। अब जो बॉल आपके हाथ में आएगी उस बॉल को आप एक बार में पिक कर लेंगे। इट मीन्स कोई भी बॉल आ सकती है, हर बॉल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है।
तो ये एग्जांपल होता है प्रोबेबिलिटी सैंपल का। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल का। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग वेयर इट इज नोन दैट विच इज इंडिविजुअली फ्रॉम द पॉपुलेशन विल बी सेलेक्टेड एज सैंपल। अब किसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट कीजिए कंप्लीट पॉपुलेशन पे, जिसको लेके आपकी बायसनेस हो, तो वो आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के एग्जांपल में। ठीक है, अब लिखते हैं अल्टरनेटिवली नोन एज रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। इनके अल्टरनेटिव नाम है रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग के भी नाम से जानते हैं। बेसिस ऑफ सिलेक्शन, रैंडम सैंपलिंग में रैंडमली सेलेक्ट की जाता है और इसमें अराइबिट्रली सेलेक्ट किया। अपॉर्चुनिटी ऑफ द सिलेक्शन फिक्स एंड नोन। ठीक है, नॉन फिक्स एंड अननोन। रिसर्च की बात कीजिए कंक्लूसिव होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होता है। रिजल्ट अनबाइज्ड, और इसमें बाइज्ड रिजल्ट आता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हम किसी ना किसी चीज़ को लेके सब्जेक्ट बाइज्ड होंगे, और जब बाइज्ड होंगे तो बाइज्ड रिजल्ट ही आएगा रिसर्च का। मेथड की बात की जाएगी, ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की मैं स्टडी कर रहा हूँ तो इसका मेथड ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और यह सब्जेक्टिव मेथड होता है। इन्फ्रेंसेस स्टैटिकल और एनालिटिकल, हाइपोथेसिस टेस्ट और जर्नलाइज्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के बाद पहले एक बार हमने सिर्फ रैंडम और नॉन रैंडम सैंपलिंग के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब एक बार नॉन रैंडम सैंपलिंग और उनकी डेफिनेशन को पढ़ा, एक बार टाइप और समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, इसमें होता है मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज में क्या होता है? रैंडम सिलेक्शन ऑफ विद क्रिस्टल्स। ठीक है, डबल स्टेज सैंपलिंग और प्रोग्रेसिव सैंपलिंग। ठीक है, ये आपके मल्टी स्टेज सैंपलिंग के तीनों टाइप हैं। रैंडम सिलेक्शन विद क्लस्टर, डबल स्टेज सैंपलिंग और प्रोग्रेसिव सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग की बात करें, नेचुरलिटी अकरिंग ग्रुप्स। ठीक है, हेटेरोजेनिटी विद इन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद सिस्टमैटिक सैंपलिंग, रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट, सैंपलिंग पॉइंट इंटरवल। ठीक है, उसके बाद एक अलग प्रोबेबिलिटी सैंपल का एक और टाइप होता है सैंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसमें रैंडम सिलेक्शन होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, जिसमें लिखा है होमोजेनिटी विद इन ए ग्रुप, मतलब एक ग्रुप लिया आपने, उसी में होमोजेनिटी फाइंड आउट करते हैं कंप्लीट ग्रुप में। लिखा है इंडिविजुअल सिलेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी इंडिविजुअल को सिलेक्शन करना पूरे पॉपुलेशन में जो कि एक एलिमेंट। उसी तरीके से ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। जजमेंटल है, कन्वेंशनल सैंपलिंग है, स्नोबॉल सैंपलिंग है, कोटा सैंपलिंग है। स्नोबॉल सैंपलिंग आप ऐसा समझ लीजिए, आप स्नोबॉल में इसको चेन सैंपलिंग भी बोलते हैं। इट मीन्स ये, जब आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च आप किस पे कर रहे हैं? किसी ऐसे बंदे पे कर रहे हैं जिसको ड्रग एडिक्ट है, तो आप किसी एक सैंपल से तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप चाहेंगे एक से ज़्यादा सैंपल हो जिन पे मैं अपनी स्टडी करूँ, जिससे कि मेरा जो आउटकम हो वो काफ़ी अच्छा है। इसीलिए हम स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज़ करेंगे, नेटवर्क चेन सैंपलिंग का यूज़ करेंगे। हमें एक जो ड्रग एडिक्ट बंदा है वो कई सारे ड्रग एडिक्ट बंदे से मिला देगा। सिंपल सी बात मतलब ये है कि आप एक नेटवर्क की चेन बनाएंगे जिससे कि ये सारा हो जाएगा। जजमेंटल सैंपलिंग हम लोग पहले जज कर चुके हैं कि कैसे हमें क्या क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कोटा सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है और फोकस ऑन स्पेसिफिक ट्रायल्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें लिखा है नेचुरलिटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ dichotomous recording whether the behavior occur not constituted cluster sampling, time interval sampling 0। पहले इसको समझ लीजिए, ये समझ लोगे तो एक ही बार में हो गया काम। ये लिखा है डाई मतलब एक से ज़्यादा, 0 और 1, तो 0 और 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ये 0 1 है। इसके बाद की इन्फॉर्मेशन सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, इवेंट सैम्पलिंग, पॉइंट सैम्पलिंग, जीरो सैम्पलिंग, फोकस सैम्पलिंग, टाइम सैम्पलिंग। ये कम्प्लीटली ओवरऑल जितनी भी सैम्पलिंग होती है उसके बारे में मैंने यहाँ आपको बता दिया। हमने जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए वो ऐसे टॉपिक जो यूजीसी नेट में बेहद पूछे जाते हैं। आप अगर ये सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं, सिर्फ आपका एक टॉपिक बचता है जो रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इस पूरे टॉपिक से, इस पूरे वीडियो को पढ़ने के बाद अगर आपका एक भी टॉपिक रिसर्च से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। हाँ, कुछ की कॉन्सेप्ट हमने छोड़े हैं जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ हमने वो डेफिनेशन पढ़नी थी रिसर्च की, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे जो पिछली बार